नमस्कार, आप देख रहे हैं देश न्यूज का खास कार्यक्रम प्रेस वार्ता और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार। प्रेस वार्ता के खास कार्यक्रम में हम आपको बताते हैं देश और दुनिया की वो तमाम बड़ी खबरें जो अखबार की दुनिया में खास हेडलाइंस बनी, टेलीविजन की दुनिया में बहस का हिस्सा बनी, सोशल मीडिया पर ट्रेंडिंग में रही और उन खबरों से आपका वास्ता क्या है। प्रेस वार्ता में आज हम उन तमाम बड़ी खबरों की चर्चा करेंगे जो हर खासो आम के बीच में चर्चा का विषय रही है, चाहे फिर वो राजनीति से जुड़ी खबर हो, समाज से जुड़ी खबर हो, स्वास्थ्य, शिक्षा या आपकी दैनिक जीवन से जुड़ी खबर हो, या फिर मौसम, मानसून या बारिश से जुड़ी खबर हो। इसके अलावा संसद के विशेष सत्र और मध्य प्रदेश सरकार आज अपना पूर्ण बजट पेश करने वाली है, इससे संबंधित खबरें भी आपको बताएंगे, क्योंकि ये सभी खबरें आपको जानना है। इन तमाम बड़ी खबरों को लेकर हमारे साथ में जुड़ गए हैं हमारे एडिटर इन चीफ जय श्रीवास्तव जी, हमारे एडिटर सूरज पाठक जी, लखनऊ ब्यूरो ज्ञानेश वर्मा जी और उत्तराखंड से हरिद्वार ब्यूरो अर्चना धिंगरा जी। आप सभी का बहुत स्वागत करता हूं, लेकिन सबसे पहले हमारे एडिटर इन चीफ जय श्रीवास्तव जी आपके पास में आना चाहूंगा। आज वो कौन सी बड़ी खबर है जो अखबारों की दुनिया में खास हेडलाइंस बनी है और क्यों? देखिए, सबसे बड़ी खबर है ब्रिटेन से। ब्रिटेन में कल वोटिंग है और आज जो अखबार के अनुसार जो सर्वे वगैरह रिपोर्ट जारी किया गया है उसमें ये कहा जा रहा है 14 साल बाद लेबर पार्टी सत्ता में वापसी कर सकती है। जो ऋषि सुनक की पार्टी है उस पार्टी की स्थिति इतनी खराब है कि लोग सर्वे बता रहे हैं कि हो सकता है कि इस सर्वे में के अनुसार कि ऋषि सुनक की पार्टी सबसे कम, मतलब अब तक जब तक चुनाव हुए हैं कंजर्वेटिव पार्टी सबसे कम सीटों पर सिमट सकती है। इसका मतलब यही है कि ऋषि सुनक से लेके जितने भी और भी वहां पर राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री रहे उनके सबकी स्थिति ठीक नहीं है कंजर्वेटिव पार्टी के। इसी कारण से लेबर पार्टी इस बार सत्ता में 14 साल बाद वापिस आ जाएगी। कल वोटिंग के बाद लगता है कि ऋषि सुनक जो है अपनी जो सरकारी कामकाज समेटने चालू कर देंगे। कारण क्या, उन्होंने जिस प्रकार से स्टेटमेंट दिया है वो भी निराशा और हताशा का ही जो है परिणाम माना जा रहा है। इसके अलावा एक और खबर है कि जर्मनी में भड़काऊ पोस्ट करने, शेयर करने या लाइक करने पर प्रवासियों को देश से निकाला जा रहा है। इससे भारत को भी सीखना चाहिए। इस खबर को प्रमुखता से वहां प्रकाशित किया गया है कि यदि कोई भी प्रवासी जो जर्मन में रह रहे हैं, यदि वो भड़काऊ पोस्ट करते हैं, शेयर करते हैं या लाइक करने पर भी जो है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और कड़ी कार्रवाई की जाएगी। यहाँ तक के देश से निकालने की भी जो है प्रक्रिया यहाँ पर करेंगे। मुझे लगता है कि ये जो खबर है, इस खबर को भारत में इसलिए ज्यादा आज प्रकाशित करने के बाद भारत सरकार का भी जो है इस पे नजर जाना चाहिए, क्योंकि ये ऐसी खबर है कि इस खबर पर यदि भारत भी अमल करता है तो निश्चित रूप से जो गाहे बगाए जो आरोप प्रत्यारोप भारत के ऊपर भारतवंशी लोग लगाते हैं उस पर जो है विराम लग सकता है। इसके और एक खबर है जो गांजा से है। गांजा में लगभग 2.5 लाख लोगों को शहर खाली करने का फरमान जारी कर दिया है। अब तक लगभग 23 लाख लोग जो फिलिस्तीनी है उनका जीना दुभर हो गया था जब से इजरायली हमले वहां पर हो रहे हैं। तो इसमें ये कहा गया कि 2.5 लाख लोग जो जिस शहर में रहते हैं अलमुवासी सेफ जोन में जाने के लिए फरमान सुनाया है, क्योंकि वहां अभी तक 37,925 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। तो इसको देखते हुए गांजा पूरी तरह से कुछ दिनों में हमें एक वीरान शहर के रूप में देखने को मिल सकता है, क्योंकि यदि ये युद्ध नहीं विराम नहीं हुआ तो निश्चित रूप से गांजा के जो खंडहर है खंडहर बचेगा और उसके अलावा वहां कुछ बचना नहीं है। एक खबर ये अमेरिका से है। अमेरिका में भी चुनाव है और चुनाव को देखते हुए दोनों जो उम्मीदवार है डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडेन, ये दोनों के बीच में जिस प्रकार से एक दूसरे के प्रति आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं, इससे लग रहा है कि जैसे भारत में भी चुनाव के समय
जो निम्न स्तर की भाषा का उपयोग किया गया है, इसी प्रकार से अमेरिका में भी एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। जो बाइडेन जो है वो जो पोर्न स्टार के साथ में जिस प्रकार का रिलेशन ट्रंप का रहा है और जो समझौता हुआ, उसको उन्होंने बड़ा मुद्दा बनाया। उसके उलट जो ट्रंप है, ट्रंप ने जो बाइडेन की उम्र को लेकर, उनके कार्यशैली को लेकर और कार्य क्षमता को लेकर विशेष करके जो है टीका टिप्पणी किया और उनके ऊपर आरोप प्रत्यारोप कर ये कहा गया कि ये सत्ता चलाने लायक व्यक्ति नहीं है। अब इन दोनों के बीच में जिस प्रकार के तकरार हमें देखने को मिल रहे हैं, उससे लग रहा है कि चुनाव समाप्त होने से पहले इतने ज्यादा और ज्यादा भाषा शैली को निम्न स्तर पर ले जाया जाएगा। अभी 2-3 महीने और है, इलेक्शन नवंबर में है, तो मुझे लगता है कि इस वोटिंग से पूर्व जिस प्रकार जो बाइडेन बढ़त बनाए हुए थे, लेकिन अब जो है धीरे धीरे ट्रंप का पलड़ा भारी होता जा रहा है। जी मनीष। बिल्कुल ठीक है। और इसी के साथ हमारे एडिटर सूरज पाठक जी भी हमारे साथ में जुड़े हैं, जो बताएंगे देश की राष्ट्रीय खबरें कौन सी है जो अखबार की दुनिया में खास हेडलाइंस बनी है, चर्चा खिंच रही है। सूरज जी, वो बड़ी खबर कौन सी है जो आज अखबारों में छपी हुई है और क्यों? मनीष, इससे पहले कि मैं कुछ सियासी खबरों की बात करूं, सियासी घटनाक्रम देश में और राज्य में क्या रहा है, उससे पहले मैं बता दूं कुछ हादसों की खबर है। क्योंकि बीता हुआ मंगलवार, कल का जो मंगलवार था, उसमें बहुत कुछ अमंगल हुआ है और ये हादसे का मंगलवार रहा है। क्योंकि एक तरफ जहां हाथरस में सत्संग में जो त्रासदी हुई है, उस त्रासदी में 116 लोगों की मौत हुई है। दूसरी तरफ युग पुरुष धाम आश्रम में 30 बच्चों की तबीयत बिगड़ गई और 5 बच्चों की मौत हो गई। ये खबरें झकझोर देने वाली हैं, क्योंकि जब हम देखते हैं कि इस तरह से भीड़ एकत्रित होती है, सत्संग में भीड़ एकत्रित हुई और दावा किया जा रहा है कि यहाँ लगभग 80,000 से ज्यादा लोग इस सत्संग में पहुंचे थे। व्यवस्थाओं का हवाला दिया जा रहा है कि अव्यवस्थाएं थी, भगदड़ मच गई, बारिश थी, फिसलन थी, इस कारण से यह हादसा हुआ है। लेकिन 116 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। सबसे बड़ा सवाल अभी तक ये गूंज रहा है कि वास्तव में इस के लिए दोषी कौन है। आयोजन समिति, स्थानीय प्रशासन, पुलिस प्रशासन, कार्यक्रम की अनुमति थी, नहीं थी, इस तरह के तमाम तरह के सवाल अब सामने आ रहे हैं। लेकिन ये सवाल, यदि हम कहें कि ये दोयम दर्जे के हैं, लेकिन यहाँ जो सबसे पहली बात सामने आती है कि जिम्मेदार कौन। और जो प्रत्यक्षदर्शी रहे हैं उस हादसे में, उन्होंने कहा है कि बाबा वहां से निकल रहे थे, उनको रास्ता दिखाने के लिए भक्तों को हटाया जा रहा था, तो भगदड़ मच गई और भगदड़ मचने से और फिसलने से, गिरने से, एक दूसरे के पैरों के नीचे आ जाने से 116 लोगों की मौत हो गई। ये पहला हादसा नहीं है देश में, इससे पहले भी इस तरह के हादसे हो चुके हैं और हर हादसे के बाद व्यवस्थाओं का जायजा लिया जाता है, नसीहत दी जाती है कि आगामी किसी कार्यक्रम में, किसी ऐसे आयोजन में सुरक्षा व्यवस्थाओं का ध्यान रखा जाए। और उसके बाद में एक लंबी चुप्पी हो जाती है और लंबी चुप्पी के बाद फिर किसी हादसे का इंतजार शुरू हो जाता है। आज हादसा हुआ है, तमाम तरह की चर्चाएं हो रही हैं, स्थानीय प्रशासन से लेकर के पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन, आयोजन समिति। और चूंकि यह जो हादसा हुआ है लगभग दोपहर 1:30 बजे हुआ था और उसके बाद से जो बाबा हैं वो अभी तक, जो नारायण हरि बाबा जिनको कहा जाता है, जिनके सत्संग में ये लोग आए थे, उनका अभी तक उसके बाद ना तो वो सामने आए हैं, ना कोई बयान सामने आया है, ना उन्होंने मृतकों के प्रति श्रद्धांजलि ही व्यक्त की। जिन्हें सुनने लोग आए थे, जिनके सुनने के लिए आए और अपनी जान गंवा बैठे, और जो बचे हैं उनके लिए, और जो मृतक हो गए हैं उनके लिए अभी तक बाबा की ओर से कोई टिप्पणी, कोई बयान सामने नहीं आया है। तब सवाल खड़े होते हैं कि वास्तव में क्या इस देश में जो कहा जाता है कि धर्मांधता जो बढ़ रही है, कि उस धर्मांधता के चलते आज एक बार फिर 116 लोग काल के गाल में समा गए। क्योंकि ये जो हादसा है, ये जो घटना है, ये हाथरस जिले के पुलराई गांव में, जिन्हें भोले बाबा कहा जाता है, उनका सत्संग चल रहा था। उस सत्संग में ये हादसा हुआ है। कुछ आंकड़े हैं, आंकड़ों की जरूर बात हो जाती है कि इस हादसे में, इस त्रासदी में 108 महिलाओं की मौत हुई है, 7 बच्चे अपनी जान गंवा बैठे और एक पुरुष भी अब इस दुनिया में नहीं।
आंकड़े हैं, आंकड़ों पर बात होगी कि सत्संग का माहौल था, 108 की संख्या मानी जाती है, 108 महिलाओं की मृत्यु हो गई है। इस तरह की तमाम तरह की बातें सामने आएँगी, लेकिन वो परिवार जिनके परिवार से उनके अपने बिछड़ गए हैं, क्योंकि जिस तरह से वहाँ से तस्वीरें आ रही थी, जो वीडियो वहाँ से आ रहे थे कि जिनके परिजन लापता हो गए थे, नहीं मिल रहे थे, जिनके परिजनों के शव मिल गए थे, उन लोगों की वो क्रंदन, वह उनका विलाप, वह हृदय विदारक था। वह किसी भी साधारण मनुष्य के हृदय को चीरने के लिए पर्याप्त था कि जिस तरह से उनका जो क्रंदन हो रहा था, जो विलाप हो रहा था, जो करुणा वहाँ पर व्याप्त थी। क्योंकि जहाँ सत्संग होता है, वहाँ प्रसन्नता होती है, वहाँ पर एक अलग तरह का वातावरण होता है। ईश्वर की विद्यमानता वहाँ मानी जाती है, लेकिन जब वह क्रंदन, वह चीखें वहाँ गूंजने लगीं, तो फिर वह जो वातावरण था, वह वातावरण, क्योंकि 2 अलग-अलग तस्वीरें हमारे सामने आ रही थी। एक तरफ वो जब अध्यात्म का वातावरण था, जब लोग बैठ के ताली बजा रहे थे, सत्संग सुन रहे थे और अध्यात्म में डूबे हुए थे, और उसके ठीक बाद वो तस्वीरें जब हमारे सामने आती हैं, जिन तस्वीरों में लोगों की आँखों से आँसू नहीं थम रहे हैं। वह चीखो-पुकार की जो तस्वीरें थी, उन्होंने हृदय को झकझोर दिया। फिर आयोजन होंगे, फिर इस तरह की गतिविधियाँ होंगी, फिर सत्संग होंगे। ईश्वर करे कि कभी ऐसा कोई हादसा ना हो, लेकिन यदि फिर कहीं और किसी जिले में, किसी और राज्य में ऐसा हादसा होगा, तो फिर सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाए जाएँगे और फिर कुछ दिन के लिए वह चाक-चौबंद व्यवस्था देखने मिलेगी। कहीं कोई आयोजन होगा तो अनुमति लेना ज़रूरी होगा, भीड़ की संख्या का बताना ज़रूरी होगा और उसके बाद एक लंबी चुप्पी, अगले हादसे का इंतज़ार। ये व्यवस्था का हिस्सा है, ये देश का हिस्सा है, ये खबरों का हिस्सा है। लेकिन सवाल खड़े होते हैं ज़िम्मेदारी पर, जवाबदेही पर कि आखिर ज़िम्मेदार कौन, दोषी कौन? हुँ, एक तरफ बात आ रही है कि जो आयोजन समिति है, जो आयोजन करता है, उन पर गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया जाएगा। लेकिन क्या इससे जिन लोगों की जानें गई हैं, जिनके परिवार के लोग बिछड़ गए हैं, वो वापस आ सकते हैं? वो तो नहीं होगा, लेकिन हाँ, एक सबक ज़रूर बन सकता है। अब देखना है कि वास्तव में इस मामले में क्या होता है। दूसरी खबर जिस हादसे की मैंने बात कही है, वो हादसा नहीं है, क्योंकि युग पुरुष धाम जो है मध्य प्रदेश के इंदौर में, वहाँ पर 5 बच्चों की मौत हो गई है। हुँ, और उस मौत पर डॉक्टरों ने जो कारण बताया, उन्होंने बताया कि बच्चों में खून की कमी थी। यहाँ मैं बताना चाहूँगा कि ये जो बच्चे थे, ये बच्चे मानसिक रूप से विक्षिप्त थे और मानसिक दिव्यांगता के कारण इन्हें एक तो परिवार वालों ने छोड़ दिया, परिवार वालों ने छोड़ा तो आश्रम में रखा गया, फिर कहीं और भेजा गया और फिर इस आश्रम में आकर रहने लगे। इस आश्रम में बताया जाता है कि एक दिन पहले बच्चों को जो है खिचड़ी खिलाई गई थी और फूड पॉइज़निंग की संभावना बताई गई थी। जिन बच्चों की मृत्यु हुई है, जो 5 बच्चे हैं इसमें, और उन बच्चों में मैं आपको बता दूं कि 7 वर्ष से 5 वर्ष से 3 वर्ष के और 13 वर्ष तक के बच्चे हैं। यहाँ पर दिव्यांग बच्चे हैं और इस अभी यहाँ पर 217 बच्चे रहते हैं, जिसमें 101 लड़के हैं और 116 लड़कियां हैं। यहाँ एक जो बात सामने आई है, मैं बताना चाहूँगा कि वो अमानवीयता का पहलू है, क्योंकि इस हादसे की जाँच के लिए ये जो मामला हुआ है, जहाँ 5 बच्चों की मौत हुई है, मामले की जाँच के लिए जब कलेक्टर ने एसडीएम को भेजा, तो एसडीएम जो ओम नारायण बड़कुल हैं, वह जो उनके साथ अधीनस्थ जो कर्मचारी थे, उनके साथ में ठहाके लगाते हुए नजर आए। हुँ, ये अमानवीयता का एक चेहरा और दिखा कि जहाँ 5 मासूम बच्चों की मौत हो गई और उसकी जाँच के लिए जो एसडीएम आए, वो ठहाके लगाते हुए नजर आए। हालाँकि जब उसका वीडियो वायरल हुआ, कलेक्टर ने संज्ञान में लिया और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के निर्देश पर उन्हें हटा दिया गया है। और हालाँकि मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी उन मासूम बच्चों की मौत पर दुःख व्यक्त किया है। लेकिन अमानवीयता का एक और चेहरा जो देखने मिला ओम नारायण बड़कुल की, जब उस मामले की जाँच के लिए उनको नियुक्त किया जाता है और वो अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के साथ ठहाके लगाते हुए नज़र आते हैं। तो ये बिल्कुल, भी एक चेहरा सामने आता है कि बिल्कुल। जाँच की बात कही जा रही थी कि उनको जाँच करनी थी, संवेदनशील मामला था। हुँ, दूसरी तरफ बात करूँ, एक और ऐसी घटना, एक और ऐसी खबर जो चिंतन के लिए भी है और चिंता के लिए है, क्योंकि मध्य प्रदेश में पिछले 3 साल में 28,857 महिलाएं गायब हो गई और इसमें 22 जिले ऐसे हैं जहां महिलाओं और लड़कियों के गायब होने का एक भी केस दर्ज नहीं है। हुँ, उसके बाद ये संख्या है और ये संख्या चिंताजनक इसलिए है क्योंकि महिलाओं का इस तरह से गायब होना, लड़कियों का इस तरह से गायब होना कई तरह की संभावनाओं को जन्म देता है कि क्या उन्हें देह व्यापार में धकेल दिया गया है, क्या उनकी हत्या करके उनके जो शरीर के अंग हैं वो निकाल लिए गए हैं और उन अंगों का व्यापार किया गया। कई तरह की संभावनाएं जन्म लेती हैं, लेकिन ये कुत्सित विचारधारा के लोग
जहां बात सामने आती है कि जहां मैं बात करूं कि इस पर भी सियासत होने की बात है कि मध्य प्रदेश में पिछले 3 साल में 28,000 से ज्यादा महिलाएं और लड़कियां गायब हो गई हैं बिल्कुल। और 22 जिलों में लड़कियों और महिलाओं के गायब होने का रिकॉर्ड तक दर्ज नहीं है, एफआईआर तक दर्ज नहीं है, तो हुँ, सियासत होगी। बिल्कुल ठीक लेकिन है। सियासत के इतर यदि हम देखें कि इसको सियासी चश्मे से ना देखते हुए यदि मनीष इस पे वास्तव में गंभीरता से बात की जाए, तो ये लड़कियां और ये महिलाएं गईं कहाँ? हुँ, क्या ये जीवित भी हैं या नहीं? सवाल खड़े होते हैं। बिल्कुल। खैर यहाँ जिक्र करना चाहूँगा कुछ सियासी खबरों का जिस तरह से हमने देखा था कि राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष के रूप में अपना पहला भाषण दे रहे थे और पहले भाषण पर उन्होंने जिस तरह से जो टिप्पणियाँ की पूरे देश में उसको लेकर के तमाम तरह की सियासी चर्चाएं हो रही थी और उस सियासी चर्चाओं पर तड़का लगाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब पलटवार किया है और बयान दिया है सदन के अंदर उन्होंने अपना भाषण रखा है तो उस भाषण में उन्होंने राहुल गांधी को बच्चा बुद्धि कह दिया कि ये बालक बुद्धि है और बालक बुद्धि के कारण इस तरह की घटनाएं होने लगती हैं। उन्होंने 3-4 उदाहरण भी दिए। उन्होंने फ़िल्म शोले का भी ज़िक्र किया कि जिस तरह शोले फ़िल्म का वो दृश्य आता है कि जब धर्मेंद्र के लिए लड़की का हाथ माँगने अमिताभ बच्चन जाते थे, वो कहते हैं कि इतनी कमी ही तो है, बस यही तो करता है, बस यही तो करता है। तो उन्होंने शोले की मौसी का भी ज़िक्र किया है और इस तरह से राहुल गांधी के बयान को उन्होंने आधारहीन बताते हुए राहुल गांधी को बालक बुद्धि जो है बताते हुए उन्होंने उनका पलटवार किया है। ये चर्चा शुरू हुई थी हिंसा और हिंदू को लेकर के जिस तरह से सदन के अंदर राहुल गांधी ने हिंसा, 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 नफरत, 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 असत्य, असत्य, असत्य इस तरह के भाषण जब दिए थे उन्होंने और उस पर पलटवार करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो बातें कही हैं कि ये इस तरह की बातें जो है सदन में शोभा नहीं देती। हालांकि उन्होंने कहा था कि पूरे हिंदू समाज को कलंकित करना या उस पर हिंसा का आरोप लगाना गलत है। जिस तरह से राहुल गांधी ने अपना अपना पक्ष रखा था, अपनी बात रखी थी, उन्होंने जो बात कही थी कि आरएसएस और बीजेपी को लेकर के उन्होंने निशाना साधा था। हालांकि लोकसभा अध्यक्ष की टीप पर और उनकी अनुशंसा पर कुछ शब्द जो थे उनके उनके भाषण के कुछ अंश जो थे वो सदन की प्रक्रिया से रिकॉर्ड से हटा दिए गए थे। उस पर भी आपत्ति लिखी उन्होंने कि उसका हवाला नियम का हवाला देते हुए राहुल गांधी ने कहा कि मेरे भाषण के हिस्से वहां से हटा दिए गए हैं। ठीक एक है। आखिरी खबर की बात करूंगा कि आज मध्य प्रदेश के लिए बड़ा दिन है। मध्य प्रदेश विधानसभा में मध्य प्रदेश का पूर्ण बजट पेश होने वाला है और यह मोहन सरकार का पहला बजट है। बिल्कुल। मोहन सरकार का पहला पूर्ण बजट है जिसमें बहुत सारी उम्मीदें की जा रही हैं। प्रदेश की जनता के लिए विकास की बात कही जा रही है और यहाँ जो अधोसंरचना विकास की बात कही जा रही थी कि अधोसंरचना विकास के लिए सरकार इस बार अब तक की सबसे बड़ी राशि का प्रावधान करने वाली है। दूसरी तरफ विकास कार्यों पर महत्व देने की जो बात है कि उसको लेकर के हालांकि मोहन सरकार ने फोकस किया है, केंद्र सरकार से अतिरिक्त अनुदान की बात कही जा रही है और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से कर्ज की बात कही जा रही है और इन सबको लेकर के बिल्कुल। आज जो है अनुमानित बजट जो प्रस्तुत करने ठीक है। वाली है विधानसभा में मोहन सरकार उस पर सबकी निगाहें बनी रहेगी। जी बिल्कुल, मनीष। बिल्कुल ठीक है और इसी के साथ में उत्तर प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों की चर्चा करेंगे। ज्ञानेश वर्मा जी हमारे साथ में जुड़े हैं। ज्ञानेश जी, उत्तर प्रदेश की वो बड़ी खबरें कौन सी है जो चर्चा का विषय भी है, अखबार की दुनिया में खास हेडलाइंस भी बनी है? देखिए मनीष जी, हमारे आदरणीय सूरज सर ने जैसे जिक्र किया हाथरस की घटना का, तो ये बहुत बड़ी घटना है और उन्होंने बिल्कुल सही कहा। देखिए, जो व्यवस्थाएं हैं, घटना होने के बाद में लोग जांच होती है और फिर सारी चीजें कुछ दिन बाद दब जाती है। तो बड़ा सवाल ये है मनीष जी कि कल की जो हाथरस की घटना है, सोचिए आपकी जो व्यक्ति होता है वो अध्यात्म की तरफ जा रहा था और कहीं प्रवचन चलता है तो घर वाले भी कहते हैं कि हम जा रहे हैं वहां पे और बाबा कुछ हमें बताएंगे, उसको सुनकर वापस आएंगे। लेकिन जो ये हाथरस की घटना है, यूपी के हाथरस में दिल को झकझोर करने वाली घटना जो हुई है, सिकंदराबाद राव के फुलवाई गांव में सोमभू संत भोले बाबा का प्रवचन चल रहा था और वहां पर कई राज्यों के हजारों लोग उसमें पहुंचे। सत्संग खत्म हुआ तो भीषण गर्मी और उमस से बेहाल लोग वहां से जाने लगे और निकलने की जल्दी में भगदड़ मच गई। लोग एक दूसरे को धक्का देते हुए आगे निकलने लगे और इस बीच जो लोग जमीन पर गिरे उनको रौंदते हुए लोग निकलते जा रहे हैं। तो मनीष जी, अब तक 110 लोगों की मृत्यु हो चुकी है और कई लोग घायल हैं जिन्हें अस्पताल में जिनका इलाज चल रहा है। तो बड़ा मामला ये है कि आखिर जो शासन प्रशासन क्या करता है, कितनी बड़ी घटना हो जाती है और ऐसे जो सत्संग होते हैं इनमें तो कहीं न कहीं जो व्यक्ति जाता है उसकी बहुत सी धारणाएं होती हैं और वो अध्यात्म की तरफ रहती है और उनको सुनने की कोशिश करता है, उनको अमल लाने की कोशिश करता है। लेकिन इन जगहों पर अगर घटना हो जाती है तो बड़ा सवाल ये कि
क्या शासन की जो व्यवस्थाएं हैं, प्रशासन की व्यवस्थाएं हैं, वो किस तरीके से है, और जिसकी कोई गलती नहीं होती, वो संख्या ज्यादा होने की वजह से और मौत हो जाती है। तो कहीं न कहीं इस पे मैं कहना चाहूंगा कि जो प्रवचन देने वाले बाबा है, उनको भी इन चीजों पर अमल करने की जरूरत है कि मुझको लोग ठीक है। सुनने आ रहे हैं। ठीक है तो ज्ञानेश जी, इसके व्यवस्थाएं अलावा और कैसी कोई है? बड़ी खबरें उत्तर प्रदेश की? जी हाँ, मैं मनीष जी जिक्र करना चाहूंगा कि हाथरस में घटना होने के बाद में लगातार जो है हाथरस के सिकंदराबाद थाने में मुकदमा भी दर्ज किया गया और उस पर हालांकि कार्रवाई के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार उन्होंने कहा है। अब हम बात करेंगे कि जो नियुक्ति विभाग में आईएएसओ का ट्रांसफर है वो गुपचुप तरीके से चल रहा है और आईएएस व पीसीएस अफसरों के तबादलों का दौर जारी है। सोमवार की देर रात 6 और आईएएस अधिकारियों के तबादले किए गए, लेकिन इन्हें इतना गोपनीय रखा जा रहा है मनीष जी की इसकी सूचना तक नहीं दी जा रही है और सामान्य तबादलों को गोपनीय रखे जाने के कारणों को लेकर अब तरह तरह की चर्चाएं हो रही। स्थानांतरित होने वाले आईएएस अफसरों में अजीत कुमार विशेष सचिव दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग से विशेष सचिव कृषि उत्पादन आयुक्त शाखा व अमरनाथ उपाध्याय सदस्य न्यायिक राजस्व परिषद लखनऊ से विशेष सचिव दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग बनाए गए। वहीं अर्पित उपाध्याय प्रतीक्षारत में मुख्य विकास अधिकारी रायबरेली और नरेंद्र सिंह अपर आयुक्त प्रशासन परिवहन लखनऊ से अपर आयुक्त लखनऊ मंडल लखनऊ बनाया गया और धर्मेंद्र सिंह एडीएम वित्त एवं राजस्व लखनऊ से अपर महानिरीक्षक कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं यूपी व चित्रलेखा सिंह विशेष सचिव कृषि उत्पादन आयुक्त शाखा से अपर आयुक्त प्रशासन परिवहन लखनऊ बनाए गए। वही मैं बात करूंगा मनीष जी की उत्तर प्रदेश में योगी सरकार लगातार वीआईपी कल्चर को खत्म करने के लिए बड़ा प्रयास कर रही है, लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश के परिवहन विभाग ने ऐसे वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई करनी शुरू कर दी है और इसी योगी सरकार में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जो है वो कहीं न कहीं नाराजगी जाहिर कर रहे हैं और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने सरकार के इस फैसले से सहमत जताई है और कहा है इस तरह का अभियान रोका जाना चाहिए। ठीक है उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम जी ठीक है ज्ञानेश जी। इसी के साथ में देखिए उत्तराखंड से अर्चना धिंगरा जी हमारे साथ में जुड़ी हुई है तमाम बड़ी खबरों को लेकर। अर्चना जी, उत्तराखंड की वो बड़ी खबरें कौन सी है जो अखबार में खास हेडलाइंस बनी है, लोगों के बीच में चर्चा का विषय रही है? जी मनीष जी, सबसे बड़ी चर्चा का विषय तो यहाँ की लाइट संकट की है जो उत्तराखंड में बखूबी बहुत तेजी से है कि यहाँ पे संकट विद्युत को लेकर बहुत बड़ी थी। यहाँ मुख्यमंत्री के आह्वान पर वहीं पे मनोहर लाल खट्टर सिंह से उन्होंने मुलाकात की। भेंट करने के बाद 100 मेगावाट विद्युत की मांग की थी और 100 मेगावाट विद्युत यहाँ पे प्रोवाइड की गई, जिससे अब वीकेंड में जो प्रॉब्लम्स आती थी लाइट को लेकर, विद्युत को लेकर जो प्रॉब्लम्स आती थी शायद वो अब भविष्य में ना आए। दूसरा यहाँ की जो चर्चाओं का विषय है कि यहाँ पे विधानसभा का एक मंगलोर क्षेत्र है जो रह गया था, जहाँ की यहाँ कांग्रेस की सीट काफी समय से 2017 में भाजपा आई थी लेकिन वहां जीत हासिल नहीं कर पाई थी। इस समय 17 से लेके अभी तक 24 तक कांग्रेस का वहां पे राज्य रहा, जहाँ की वहां का पूरा सिस्टम बिगड़ के रखा गया है ना। वहां पे जल संकट का भी बहुत रहा है और सड़कों की मरम्मत नहीं हुई, नाले नालियां गंदगी वहां पर भरमार रही। अब यहाँ पे भाजपा प्रत्याशी उतरे हैं, उन्होंने बड़े बड़े वादे किए हैं, वो वादों पे सफल उतरेंगे ऐसा कहना भाजपा का है। और वही आपको बताना चाहूंगी कि यहाँ पे इस समय बहुत जोरों से चल रहा है ट्रेंड कि भड़के हुए हैं सारे यहाँ के बहुत सारे संगठन ऐसे भड़के हुए हैं राहुल गांधी की टिप्पणियों को लेकर, जहां जगह जगह पुतले चलाए जा रहे हैं। हर क्षेत्र में, हर जिले में, वहां पे पुतले जलाए जा रहे हैं कि उन्हें माफी मांगना चाहिए। वहीं सनातन को लेकर अगर देखा जाए तो संतों में भी आक्रोश साफ नजर आ रहा है कि राहुल गांधी स्वयं आकर माफी मांगे। जी मनीष जी, और मैं आपको बताना चाहूंगी यहाँ के मौसम के बारे में। मौसम यहाँ 6 दिन पहले ही मौसम ने दस्तक दे दिया है और दस्तक को देखते हुए जो अभी कांवड़ भी शुरू होने वाला, कांवड़ यात्रा भी शुरू होने वाले, जहाँ अभी व्यवस्थाओं को देखा जाए तो व्यवस्थाएं सुचारू रूप से सही नहीं दिखाई दे रही हैं। और यही राज्य सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि हम इस पे अच्छा इस साल वर्क करके दिखाए, जनता भी खुश हो, जो यात्री कांवड़ लेकर आते और जाते हैं उनको सुविधाएं दी जाए। यहाँ तक कि अतिक्रमण भी हटाए जा रहे हैं,
लेकिन ऐसा सड़कों की हालत थोड़ी नाजुक है। यहाँ पे सड़कों की मरम्मत पहले होनी चाहिए, लेकिन अभी मानसून को देखते हुए ऐसा नहीं लगता कि इस बार कांवड़ में सड़कें बन पाएंगी। जी मनीष जी। जी बिल्कुल ठीक है। आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में हिस्सा बनने के लिए, प्रेस वार्ता में अपने विचार रखने के लिए। तो बता दें कि प्रेस वार्ता के खास कार्यक्रम में आज हमने देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों का जिक्र किया है, तमाम बड़ी खबरों पर प्रकाश डाला है जो हर खासो आम के बीच में चर्चा का विषय रही हो, चाहे वो अखबार की दुनिया हो, सोशल मीडिया हो या अन्य लोगों के बीच में चर्चा का विषय रही हो। कल इसी वक्त फिर होगी मुलाकात, तब तक बनी रहिए देश न्यूज़ के साथ। नमस्कार।